भाषा का क्या महत्व है, क्योंकि लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, भाषा और व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व में क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा सामाजिक व्यवहार निर्माण। यानी ये जो है सामाजिक व्यवहार हम कहाँ से सीखते हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है हमारे माता पिता से। यानी जिस तरीके का व्यवहार आपके घर में है, वैसा ही व्यवहार एक छोटा बच्चा आपके घर से सीखना शुरू करता है। तो सामाजिक व्यवहार की शुरुआत होती है आपके घर से, जिसमें क्या है, जो बच्चा है वो भाषा का विकास उसी सामाजिक वातावरण में रह के सीख पाता है जो उसके माता पिता उसको देते हैं। इसके साथ साथ क्या है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को भी समझ सकते हैं। यानी जो भाषा का विकास है वो व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व का विकास भाषा पर निर्भर करता है। ये इससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा होता है। लैंग्वेज एक ऐसा वो है जिससे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है। जैसे हिंदी के साथ साथ अगर मुझे मलयालम भी आती है तो मैं केरल के व्यक्ति से आराम से अपना परिचय बना सकती हूँ। इसके साथ साथ अगर मुझे गुजराती भी आती है तो गुजरात के लोगों के साथ साथ मैं जुड़ सकती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा वो है, इन्फ्लुएंस डालता है आपका व्यक्तियों से जुड़ने में, कि उनको लगता है कि हमारी लैंग्वेज आती है तो हम इजीली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आता है भाषा तथा संस्कृति। भाषा और संस्कृति कैसे है कि संस्कृति वातावरण निर्माता है ये, क्योंकि हमारी खान पान हो गई, वेशभूषा हो गई, रहन सहन हो गया, ये सब किस पर डिपेंड करता है, हमारी भाषा पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ क्या है, संस्कृति प्रसारण। अगर हमें कोई भी संस्कृति का प्रसार करना है तो वहाँ की समान भाषा उसमें सहायक होती है। यानी अगर हमारी जैसे हिंदी लैंग्वेज है और हमें वहाँ पर प्रमोट करना है अपनी संस्कृति को, तो हम हिंदी रीजन को ही ढूंढते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि अगर हमें कोई दूसरी लैंग्वेज आती है और हमें अपनी संस्कृति का प्रसारण करना है तो हम वहाँ पर दूसरी लैंग्वेज सीख कर और वहाँ अपनी संस्कृति का प्रसारण कर सकते हैं। और वही क्या है, भाषा की विषमता प्रसार में बाधक बन सकती है, क्योंकि हम अपने विचारों का एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वहाँ पर, तो हम अपनी संस्कृति वहाँ पर फैला नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक संगठन। तो भाषा क्या है, भाषा द्वारा लोग परस्पर जुड़े रहते हैं, वे लोग अपनी संस्कृति में अधिक सक्रिय योगदान देते हैं, तो सांस्कृतिक संगठन में बंधे होते हैं। इसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक वातावरण निर्माता। तो इसमें क्या है, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका होती है भाषा की, क्योंकि एक लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रीय एकता और उसके संगठन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बेसिकली क्या है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना गया है, लेकिन यहाँ पर इतनी वैरायटी है लैंग्वेजेस की कि इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हमारे राष्ट्र में देखा जाता है। लेकिन क्या है कि जो लैंग्वेज है वो नेशनलिटी को लाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है लोगों के मन में। इसके बाद धर्म और भाषा संबद्धता। धर्म क्या है, धर्म और भाषा में एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे हम बात करें फारसी लैंग्वेज की, अरबी लैंग्वेज की, उर्दू की और तुर्की की, तो ये माना जाता है कि इस्लाम धर्म से संबंधित है। हिंदी और संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि हिंदी लैंग्वेज से संबंधित है। अंग्रेजी और लैटिन भाषा की बात करें तो माना जाता है ईसाई धर्म से संबंधित। बात करते हैं भाषा एवं पर्यावरण की। तो भाषा और पर्यावरण क्या है कि धरातलीय स्वरूप के आधार पर भाषा की संरचना जो है वो बदलती रहती है। कि एक अगर किसी दो पर्टिकुलर रीजन है और उनमें क्या है, कोई एक फिजिकल बैरियर अगर आ जाता है, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, तो दोनों एक दूसरे से अलग कट जाते हैं और इनमें क्या है, लैंग्वेज में वेरिएशन मिलता है। पर्वत और पठार के बारे में बात करते हैं पहले। तो पर्वत और पठार क्या करते हैं, ये हमें अलगाववाद की सिचुएशन में ला देते हैं कि जैसे आपका ये जो रीजन है एक पर्टिकुलर, तो इसमें जो जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय से नीचे वाले रीजन में आपकी अलग लैंग्वेज बोली जाती है और ऊपर वाले रीजन में अलग लैंग्वेज पाई जाती है। तो इससे क्या है कि जो पर्वत और पठार है वो किसी मानव प्रजाति को, संपूर्ण मानव प्रजाति को अलग अलग भागों में बांट देता है और इससे क्या है, अलगाववाद की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये क्या करता है, एक भाषा को चेंज करने का एक बैरियर बन जाता है।
इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो पर्वत और घाटियां जो हो गई, इसमें प्रजातियों की भाषा क्या है, अपने मूल अवस्था में ही है, यानी आज तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाया, जैसे पहले थी वैसे अभी भी बोली जाती है। जैसे अगर हम बात करें नेपाल की या फिर आल्प्स की या फिर काकेशस की या हिंदू कुश पर्वत की, तो यहाँ पर क्या है, आज भी वही मूल लैंग्वेज बोली जाती है जो पुराने टाइम में बोली जाती थी। इस ऐसे ही जैसे हम बात करें अगर आल्पस पर्वत की, तो आज भी वहाँ पर 35 जर्मन भाषाएं जो है वो विद्यमान है। ऐसे ही हम रोमन समाज की अगर बात करें तो वहाँ पर 16 रोमन भाषाओं का विकास हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये क्या करता है, भौगोलिक जटिलता के कारण भाषा में पृथक उत्पन्न हो जाती है, कि जितने भी भौगोलिक जटिलताएं मिलेगी, कोई रिवर बैरियर हो गया, कोई माउंटेन बैरियर हो गया, कोई पठार बैरियर होगा, तो जितना ये बैरियर्स मिलेंगे उतने अधिक यहाँ पर भाषाएं क्या है, अलग अलग पाई जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन लोगों का जो नेटवर्क है या कनेक्शन है वो निकटवर्ती जो दूसरे जो लोग हैं उनसे बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, यानी शून्य होता है। इस वजह से यहाँ पे लैंग्वेज में क्या मिलता है, वेरिएशंस मिलते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो बैरियर है ये वो क्या है, मैदान। मैदान क्या है, अल्प भाषा विस्तार है मैदान में। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मैदानी भाग जो है वो विस्तृत होने के कारण यहाँ पर अल्प भाषा का विस्तार होता है। इस भाग में क्या मिलते हैं, भाषाई एकता मिलती है। जैसे अगर हम बात करें आपका नॉर्दर्न जो इंडिया है, इसमें भाषा जो हिंदी भाषाई प्रदेश है वो बहुत बड़ा रीजन एक कवर कर लेती है। तो ये क्या है कि भाषा की इसमें एकता मिलती है जितना आपका मैदानी क्षेत्र होगा उसमें। इसके साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट की समुद्र। अब जैसे छोटे छोटे द्वीप जितने भी मिलेंगे या द्वीप समूह जितने भी होते हैं, हर किसी में अपनी अलग एक भाषा होती है, और छोटे छोटे द्वीपों में अलग अलग भाषाओं का जो प्रचलन है उससे वहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण होता है। छोटे छोटे द्वीप समूह या इनमें अलग अलग भाषाएं पाई जाती हैं, तो किसी भी अगर हमें कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल कोई भी अगर हमें उपयोग करना है या दूसरों से संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो उसके लिए भाषा और क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों बहुत अहम रोल निभाते हैं। और इससे काफ़ी बार क्या है, प्रतिरोध भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक सेम लैंग्वेज बोलने वाले रीजन कोई द्वीप समूह है तो उसमें कोई जो बड़ा जो उसका कंट्री होगा तो डोमिनेंस करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम बात करें कि भाषा के आधार पर, जैसे पोलैंड ने रूस का और फ्लैंडर्स ने बेल्जियम का तथा बोहेमिया ने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिरोध इसी आधार पर ही क्या हुआ है कि वहां पर क्या है, लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर का काम कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं भाषा एवं राष्ट्र की। तो भाषा और राष्ट्र क्या है, भाषा और राष्ट्र में भी एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध होता है, या दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अब इसमें भी क्या है कि पृथकवादी भावना, किसी भी राष्ट्र में भाषा पृथकवाद की भावना का तत्व बन सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे ही भारत में क्या हुआ, आपका जो हिंदी लैंग्वेज है उसको अपनाया गया, तो कहा गया कि ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो नॉन हिंदी जो स्पीकिंग जो लोग थे उनके मन में एक भयावह या फिर कि अपनी लैंग्वेज के प्रति एक जो भावना है वो थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई, जिससे क्या है, यहाँ पे अलगाववाद की समस्या भी देखी जाती है। तो ये काफी बार क्या करता है, आपको एक पृथकवादी तत्व भी बना देता है, जिससे आपने सुना होगा ऑस्ट्रो हंगेरिया समाज में जर्मनी, चेक, स्लोवाकिया, ये जो भाषाओं के समूह है उनका विघटन हुआ था इसी आधार पर। तो ये किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाती है आपकी लैंग्वेज। इसके साथ साथ क्या है, ये एकता की भावना भी प्रकट करती है। जैसे कुछ देश जो हैं, जैसे आप बात करें हम यूएसए की, जैसे हम बात करें कनाडा की, जैसे हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की या फिर ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर जो मेन जो आपका जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश बोली जाती है, फिर अंग्रेजी यहाँ पे प्रधान भाषा है। तो इसके आधार पर यहाँ का शासन जो है वो काफ़ी संगठित है, और यहाँ पर अंग्रेजी शासन का विशिष्ट हाथ रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो एकता की भावना है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ क्या है, भाषा और प्रजाति की बात करते हैं, तो कुछ प्रजातियों की अपनी भाषा नहीं है, जैसे यहूदी या एंग्लो अमेरिका की जो लोग, एंग्लो सेक्शन, स्कैंडिनेविया जो इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर क्या है कि भाषा और प्रजाति में भी काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है कि कहीं पर किसी का डोमिनेंस ज़्यादा टाइम तक रहा है तो वहाँ पर वो क्या है, उस लैंग्वेज का या उस कंट्री की लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखा जाता है। इसके बाद भाषाओं में ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारे भारत की अगर हम बात करें तो मुगल का जो टाइम पीरियड था उसमें उर्दू का विकास होने में सबसे अहम भूमिका रही। इसके साथ साथ जैसे अंग्रेजी जो है, अंग्रेजों के समय से अंग्रेजी का विस्तार यहाँ पे ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर अंग्रेजी का भी चलन काफ़ी अच्छे ढंग से शुरू हो गया, और अंग्रेजी का प्रचलन तो आज भी हमारी लैंग्वेज में देखा जाता है। इसके बाद आ जाता है भाषा की विशेषताएं। सबसे पहली भाषा की विशेषता क्या है कि भाषा जो है वो पर्यावरण की देन है, कि हम ये अपने पर्यावरण से सीखते हैं कि वहाँ या अपने एनवायरनमेंट के आसपास से उसका इस पे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है लैंग्वेज का। इसके साथ साथ इसमें जो सामाजिक गुण है, सांस्कृतिक गुण है, वो हमेशा इसमें मौजूद रहते हैं। इसके बाद क्या है, भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा होता है, यानी हम जो दूसरों से सीख रहे हैं, जो एक शिशु होता है वो छोटी एज से ही अपने माता पिता से सीखता है, फिर स्कूल में सीखता है, फिर उसके बाद अगर वो बाहर निकलता है तो वहां से सीखता है। तो भाषा का एक अनुसरण करते हैं या फिर एक अनुकरण करते हैं और उसके द्वारा हम अपनी लैंग्वेज को सीखते हैं। इसके बाद भाषा का अपना एक इतिहास होता है। हर किसी लैंग्वेज का अपना एक इतिहास होता है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर उसको सेपरेट कैसे किया गया। तो हर किसी भाषा का अपना एक विकास होता है। इसके बाद भाषा के विकास में बाधा कारक, सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक कारक की। तो भौगोलिक कारक में जैसे आपने सुना होगा, भारतीय यूरोपीय परिवार की आइसलैंडिक भाषा बहुत कम विकसित हुई, क्योंकि इसका क्या कारण था कि आइसलैंड जो है वो किसी भी बाहरी लोगों से इतना संपर्क नहीं बनाता है, या फिर उनका इतना संपर्क नहीं हुआ है, इस वजह से आज भी वहाँ पे आइसलैंडिक जो भाषा है वही बोली जाती है। खाद्यान्न की कमी, भोजन की तलाश की वजह से भाषा के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे जंगली और जो रेगिस्तानी भाषा है उनका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का अधिक समय जो है वो भोजन की तलाश में ही निकल जाता है। प्रचलित भाषा से न हटना, इसमें भी क्या है, भावना प्रबल होने पर भाषा का विकास भी नहीं हो पाता है। इसी कारण से आपकी जो संस्कृत है और पाली है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी जो भावनाएं हैं उसको दूसरे व्यक्ति को इजीली नहीं समझा पाती है। इसके साथ साथ हीन भावना क्या है कि भाषा को बोलने में अशुद्धि का भय रहता है। काफ़ी बार हमें अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो उसमें हमें ये डर रहता है कि कभी हम गलत ना बोल दें, या फिर उसमें हमारे समाज में उसको हीन भावना से ना देखा जाए अगर मैं कुछ बोल देता हूँ। तो इस भय के वातावरण से भी क्या होता है, हमारी लैंग्वेज जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाती। इसके बाद व्याकरण, व्याकरण एक ऐसा तत्व है जो लैंग्वेज को ईजी भी बना सकता है और लैंग्वेज को टफ भी बना सकता है, सहज भी बना सकता है या जटिल भी बना सकता है। तो व्याकरण का अगर हम ज्ञान नहीं होगा हम लोगों को, अगर ग्रामर हमें नहीं पता होगी तो ग्रामेटिकल एरर्स होने की ज़्यादा संभावना होती है, और वो ग्रामेटिक एरर्स आगे चलकर उस लैंग्वेज का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो ये काफ़ी सारे बैरियर्स है इसमें लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। आगे हम बात करेंगे मेजर लिंग्विस्टिक फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड और मेजर लिंग्विस्टिक फैमिलीज ऑफ द इंडिया। तो क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से लिंग्विस्टिक फैमिलीज हैं, भाषाई परिवार हैं विश्व में और भारत में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।